कि what were the first things which the ज़ियाउल हक साहब did after coming into the power। अब पावर में आते ही साथ ज़िया साहब ने कुछ मेजर चेंजेस किए। नंबर वन थिंग बेटा, बैन एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्या है सर? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वाज अ पैरामिलिट्री which was made by the Zulfikar Ali Bhutto to assist the police in any emergency situation। बट यू नो दैट के एफएसएफ बिकेम सो मच कंट्रोवर्शियल बेटा, और यहां तक के भुट्टो साहब पे जो इल्जाम लगा था वो एफएसएफ की वजह से ही लगा था कि उन्होंने एफएसएफ को यूज किया टू किल द नवाब मोहम्मद खान, द फादर ऑफ अहमद रजा खान कसूरी। तो भाई जिया साहब ने कहा कि इस फड्डे की जड़ को ही यहां से हटा देना चाहिए। एफएसएफ को उन्होंने कर दिया बैन, एंड कर दिया बेसिकली। नंबर टू, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, उसको बिल्कुल ही खत्म नहीं किया गया, उसको एंड नहीं किया गया, बल्कि उसको बच्चा सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड का मतलब होता है भाई थोड़े टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दिया गया। तो सर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप क्यों किया? ताकि बेटा उसके अंदर कुछ चेंजेस की जा सके, कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सके। चेंजेस का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट्स। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए उसको स्टॉप किया गया था। साथ ही साथ जिया साहब ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक मीटिंग्स को, प्रोटेस्ट वगैरह को, इन सब को जो है वो बैन कर दिया था, और इन सब चीजों की परमिशन नहीं थी। साथ ही साथ जिया साहब ने ऑपरेशन फेयर प्ले स्टार्ट किया था। अब सर ये ऑपरेशन फेयर प्ले क्या होता है? चलो भाई यहीं से ही हम जाएंगे अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और यहां पर लिखना शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज ऑपरेशन फेयर प्ले। ठीक है, व्हाट वाज ऑपरेशन फेयर प्ले कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स बेटा। तो अब इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, लेट्स सी बेटा। ऑपरेशन फेयर प्ले का बैकग्राउंड आप लिखेंगे कि इन द 1977 जनरल इलेक्शंस बेटा। अच्छा, ये इमीडिएट स्टेप्स में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि जिया साहब 76 में अपॉइंट हुए हैं, और जैसे ही वो पावर में आएंगे तो फिर ये सारे काम वो करेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे भाई, इसका बैकग्राउंड अगर हम दें तो हम कह सकते हैं भाई पीएनए, जिसको हम कहते हैं भाई पाकिस्तान नेशनल अलायंस, द अलायंस ऑफ 9 पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ब्लेम्ड भुट्टो फॉर rigging the 1977 elections। ठीक है, protests, rallies and long march started। अच्छा, इससे क्या होता है? which created chaos in पाकिस्तान। मतलब भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। पीएनए जो था वो कहता था कि भाई हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसमें भुट्टो ने की है धांधली, तो हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट अ लॉन्ग मार्च, रिमेंबर इन द जुल्फिकार अली भुट्टो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि भाई लॉन्ग मार्च पीएनए स्टार्ट करती है फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, और उनका प्लान ये होता है कि हम जाके इस्लामाबाद को ब्लॉक करेंगे, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक भुट्टो साहब रिजाइन नहीं कर देते। तो मतलब इससे काफी क्योस अनरेस्ट क्रिएट हो गया था। अब यहीं पे ही जिया साहब ने क्या किया? जनरल जिया साहब ने किया कि भाई 1977 में इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। चलो भाई डिटेल्स में आते हैं। जनरल जिया आफ्टर आफ्टर monitoring the situation monitoring the situation, he imposed martial law in Pakistan। ठीक है, एंड अरेस्टेड, क्या कर लिया बेटा? पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज किया, और साथ ही साथ कर लिया भुट्टो साहब को अरेस्ट, एंड अरेस्टेड ZAB विद अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स। और पीपल्स पार्टी के भी थे और भी थे, उनको एक साथ पकड़ लिया गया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, लीडर्स। और कब अरेस्ट किया था बेटा? 1977, ठीक है। तो अरेस्ट कर लिया गया बेटा इनको, और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, और साथ ही साथ मोरोवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान was also suspended, national assembly dissolved। What does this means no democracy in the country। चलो भाई, सारी चीजों को रैप अप कर दिया उन्होंने। कहा जब इतने हालात खराब हो रहे हैं, इतने लड़ाई फड्डे चल रहे हैं, चलो भाई जिस वजह से चल रहे हैं उसी को रैप अप कर दो। सारा गेम पार्टी का है, सारा गेम कुर्सी का है, चेयर का है।
पावर का है। तो वो सारी चीजें उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा भाई देखो, सारा गेम किस लिए हो रहा है, सारे जो क्योस क्रिएट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, पावर के लिए ना। तो वो पावर ही ले लो। और इन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ इम्पोज किया। ऑपरेशन फेयर प्ले के थ्रू जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया। इसका मतलब है कि भाई अब कंट्री डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल में आ चुकी थी एंड देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सो दिस वाज द ऑपरेशन फेयर प्ले व्हिच वाज स्टार्टेड बाय जनरल जियाउल हक साहब। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये चीज क्लियर हो गई? बताइए, क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है। आप लोगों ने तो नहीं पूछा लेकिन मैं एक को एडिशनली बताता हूं। ठीक है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर अभी हमने थोड़े टाइम पहले भुट्टो साहब के टॉपिक में ये पढ़ा था कि जिया वाज एक्सट्रीमली लॉयल टू द भुट्टो। Him, remember I told you an incident in which Zia Saab was smoking and suddenly when Bhutto came out from the office, Zia Saab ने उनको देखा और फौरन ही वो सिगरेट, बर्निंग सिगरेट अपनी पॉकेट में डाल ली, भुट्टो साहब से डर के या फिर रिस्पेक्ट में। तो वहां से भुट्टो को ये लगा कि यार ये बंदा तो बड़ा लॉयल है मेरे साथ, और जिया साहब ने कभी कोई ऐसी चीज फील होने ही नहीं दी जिसमें भुट्टो को इनसिक्योरिटी होती। लेकिन अचानक से जिया साहब ने ऐसा किया क्यों? वाई द जिया इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ भुट्टो? ऐसा क्यों था? अब देखो, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एन टैल्बर्ट की बुक से ही एक रेफरेंस लूं तो इसका मतलब ये है कि बेटा भुट्टो साहब जो वो कंप्लीटली फेल हो चुके थे इन सारे पॉलिटिकल क्योस को हैंडल करने में। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भुट्टो वाज टोटली फेल इन मैनेजिंग द पीएनए। पीएनए के साथ भुट्टो के कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे, ना नेगोशिएशंस भुट्टो कर पा रहे थे, ना उनको मैनेज कर पा रहे थे, जिससे कंट्री के अंदर हो गया था भाई एक बहुत बुरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय। ये कहते हैं एन टैल्बर्ट अपनी किताब में। ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भुट्टो साहब जो है वो आर्मी में इंटरफेरेंस भी कर रहे थे, क्योंकि भुट्टो साहब को ऐसा लगता था कि जिया साहब को मैंने अपॉइंट कराया है तो ये तो अपने हाथ का बच्चा है, इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो वो कहीं ना मिलिट्री में भी इंटरफेयर कर रहे थे। जैसे कि वो मिलिट्री मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते थे, सीनियर ऑफिसर्स की ट्रांसफरिंग का मामला आ गया, उनको ट्रांसफर कर दिया करते थे डिफरेंट प्लेसेस पे। और फिर जो है वो आर्मी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी यूज किया करते थे, अपनी सिक्योरिटी के मैटर्स के अंदर भी यूज किया करते थे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से ना आर्मी वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी विद द जुल्फिकार अली भुट्टो। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसको शुजा नवाज ने अपनी क्रॉस स्वॉर्ड के अंदर मेंशन किया है, जो मैंने सेकंड बुक दिखाई थी। अच्छा, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा आर्मी का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट ये होता है कि वो कंट्री को स्टेबल रखना चाहती है। अब जो कुछ हो रहा था उससे जो है वो भुट्टो साहब तो कंप्लीटली फेल हो चुके थे कंट्री को मैनेज करने में। ठीक है भाई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट क्रेडिबल स्कॉलर्स एग्री दे डिड नॉट स्टार्ट एन एम्बिशियस डिक्टेटर। The army feared being blamed for violence. ठीक है। The army wanted to protect its image, unity and autonomy. Martial law was seen as a temporary corrective measure. तो ये सारी चीजें जो है ना वो मैं कोट कर रहा हूँ स्टेफन पी कोहेन की बुक से। ठीक है। तो हम चलो यहीं तक रखते हैं इसको, इतना ज्यादा आगे नहीं जाते। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बेटा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये मौका जो था जिया साहब को मिला था। ठीक है। और जिया साहब ने इस मौके को फुली अवेल किया बेटा। अब हम आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। साथ ही साथ जिया साहब ने क्या किया बेटा, अपने आप को चीफ मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया बेटा। अब ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह का किंग होता है बेटा, और वही सारे की सारी चीजों को डिसाइड करेगा। कोई लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में नहीं होता, जो सीएमएलए चाहेगा वही कुछ होगा बेटा। तो ये सारे इमीडिएट स्टेप्स से जो कि जिया साहब ने लिए थे। Now, coming to a very important question related to the Zia, economic reforms were the most important of Ziaul Haq's domestic policies between 77 and 88. Do you agree? Give reasons for your answer. अब बेटा जैसे हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर एक 14 मार्क का क्वेश्चन पढ़ा था रिलेटेड टू हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स बेटा, सेम लाइक क्वेश्चन कैन कम रिलेटेड टू द जनरल जियाउल हक, क्योंकि जिया का 77 से लेके 88 तक का टेन्योर था। ठीक है। तो भाई यहां पर कहा जाता है कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी या बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, क्या ये चीजें जो है वो जिया साहब की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? ठीक है।
तो लेट्स सी द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। अब मार्किंग स्कीम के अंदर हमें क्या क्या नजर आता है बेटा? देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नजर आते हैं, इस्लामाइजेशन नजर आ रही है बेटा, ठीक है, और सोशल रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बेटा, ठीक है। तो अब देखो, इकोनॉमिक, इस्लामाइजेशन, सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो चल के देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में द फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट नो इज दैट नेशनलाइजेशन को चेंज करके प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया बेटा। व्हाट वी डिस्कस्ड इन द टाइम ऑफ भुट्टो, भुट्टो साहब डिड नेशनलाइजेशन। सर नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन बेटा, जिसमें अथॉरिटी स्टेट की होती है ना कि प्राइवेट ओनर्स की होती है। और हमने देखा था कि भाई उसके बाद क्या कुछ हुआ, ठीक है। द फैक्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज, द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, all went into the hand of unskilled, inexperienced ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस बेटा, मिनिस्टर्स, इनके पास गई, जिसकी वजह से काफी बुरा हाल हुआ उन सारी चीजों का। मतलब नेशनलाइजेशन पॉलिसी भुट्टो साहब की इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो जिया साहब ने आते ही साथ उस नेशनलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन से चेंज कर दिया, जिसको आप डी नेशनलाइजेशन भी कह सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर गिवन बैक टू देयर प्राइवेट ओनर। उन सबको, प्राइवेट ओनर्स को, जिन जिन से गवर्नमेंट ने ली थी वो सारी चीजें, फैक्ट्रीज वगैरह, बैंक वगैरह, इंडस्ट्री, वो सब वापस कर दी गई। जिससे क्या होने लगा बेटा कि एक जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा उनका काम करने के लिए, ठीक है। मोर बेटा, प्राइवेट बिजनेसमैन वर गिविंग टैक्स कंसेशंस, इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की गई। फार्मर्स को सब्सिडीज मिली, फर्टिलाइजर के ऊपर, सीड्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मतलब कम प्राइजेस में उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। सो द एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो ग्रो इन द कंट्री बेटा। मोर एट दैट टाइम बेटा, पाकिस्तान रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसी पाकिस्तानी। उस टाइम पे, जिया के टाइम पे, बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जब कोई पाकिस्तानी ओवरसी जाता है काम करने के लिए या किसी और कंट्री जाता है काम करने के लिए, तो वो वहां से जब पैसे भेजता है अपनी फैमिली को पाकिस्तान के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। लेकिन सर, पाकिस्तान में वो पैसे क्यों भेज रहे हैं? और सर, जिया के टाइम पे रेमिटेंसेस इतने ज्यादा क्यों थे? यही सवाल है। चलो इसको जरा समझते हैं कि भाई जिया साहब ने ऐसा क्या कर दिया था कि पाकिस्तान में बहुत सारे रेमिटेंसेस आ रहे थे। क्या जिया साहब ने लोगों को कहा था कि आप रेमिटेंसेस भेजो? अब इसके लिए एक बात समझो बेटा। देखो, जिया के टाइम पे नो डाउट रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो ऑयल क्राइसिस चल रहे थे। उन ऑयल क्राइसिस से सबसे ज्यादा फायदा होता है हमारी गल्फ कंट्रीज को, सऊदिया, यूएई, कुवैत, कतर, ठीक है। तो आफ्टर द ऑयल क्राइसिस बेटा, सऊदी, यूएई, कुवैत, इनकी वैल्यू बढ़ गई एंड दे बिकम वेरी रिच बिकॉज ऑफ ऑयल। अब होता ये है कि बेटा ये अपनी कंट्रीज में काफी मैसिव प्रोजेक्ट्स लगाते हैं ऑयल के, इनको काफी लेबर चाहिए होती है और चीप लेबर चाहिए होती है। चीप का मतलब ये नहीं कि हम किसी, अल्लाह ना करे, चीप लेबर को कह रहे हैं, कम प्राइजेस में काम करने वाले लोग। तो भाई उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दोस कंट्रीज इंक्रीज, दैट्स व्हाई दे नीड लेबर। और पाकिस्तानी तो काफी गए बेटा वहां काम करने के लिए, और यहाँ से इनकरेज किया भाई ओवरसीज, मतलब जिया साहब की गवर्नमेंट ने, दे लिटरली इनकरेज्ड पाकिस्तानीज टू मूव ओवरसी, ताकि वहां जाके वो काम करें, एम्प्लॉयमेंट करें। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई वो वहां जाते थे, वो वहां से पैसा भेजते थे अपनी फैमिलीज को, क्योंकि आपको पता है कि वहां बंदा जाएगा तो फैमिली को पैसे भेजेगा, ताकि एजुकेशन वगैरह, कंस्ट्रक्शन, घर की, बिजनेस वगैरह के लिए अपने घर वालों को पैसे भेजता है। अब द सवाल इज दिस बेटा कि सर ये रेमिटेंसेस तो वो अपने घर वालों को भेज रहा है ना, वो जिया साहब को थोड़ी भेज रहा है या कंट्री को थोड़ी भेज रहा है। तो सर ये कैसे हेल्प करती हैं? तो मेरा बच्चा, इसको बहुत आसान लफ्जों में हम समझते हैं, ठीक है भाई, ये चीजें कैसे हेल्प करती है। वैसे यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। अब मेरा बच्चा देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दोस्त है भाई जिसका नाम है अली। अली जो है वो काम करता है यूएस के अंदर, ठीक है। अब अली सेंड करता है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर सेंड करता है पाकिस्तान अपनी फैमिली को, ठीक है भाई। अब अली की फैमिली को यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव हुई है वो पीकेआर में रिसीव नहीं हुई, बल्कि यूएसडी में रिसीव हुई है। अब अली की फैमिली उस यूएसडी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में यूएसडी नहीं चलता। तो अली की फैमिली फौरन जाएगी और जाके भाई उस यूएसडी को
देगी, ठीक है, सप्लाई करेगी उसकी, और डिमांड करेगी पीकेआर की, ठीक है। तो वो फॉरेन जाके क्या करेंसी एक्सचेंज में जाके कहेंगे भाई हमें इस डॉलर के इक्विवेलेंट जो भी पीकेआर अमाउंट बनती है, आप वो हमें पीकेआर दे दो, ठीक है। तो वो यूएसडी अपने पास रख लेंगे और अली की फैमिली को पीकेआर दे देंगे। अब बेटा इससे कंट्री का क्या फायदा है? बेटा यूएसडी जो कि पाकिस्तान में नहीं था, अली ने भेजा तो आ गया, ठीक है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूएसडी अपने पास रख लिया और पीकेआर उनकी फैमिली को दे दिया, क्योंकि पीकेआर तो हम खुद ही बना रहे हैं, हमें कोई बाहर से थोड़ी मंगाना पड़ रहा है, वो तो हम खुद ही प्रिंट कर रहे हैं। तो पीकेआर हमने जो है वो अली की फैमिली को दे दिया और यूएसडी हमने रख लिया। अब ये यूएसडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यूएसडी जाएगा हमारा फॉरेन रिजर्व्स में। कहाँ जाएगा? फॉरेन रिजर्व में जाके यूएसडी जमा हो गया। हो सकता है किसी ने जो है वो पाउंड्स भेजे हो सकता है किसी ने येन भेजा हो सकता है किसी ने जो है वो रियाल भेजे हो। ये सारी की सारी इंटरनेशनल अमाउंट कहाँ जा रही है? फॉरेन रिजर्व्स में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है यूएसडी। क्यों बेटा? क्योंकि अब हम जो भी चीज बाय करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें यूएसडी के अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है। हम पीकेआर में तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज गोइंग टू बाय सम एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। अब पाकिस्तान बोलेगा भाई पीकेआर ले लो, वो बोलेगा भाई पीकेआर हमारे पास नहीं चलता है, हमें यूएसडी में पेमेंट चाहिए। अब पाकिस्तान ने कहा चलो भाई अली ने जो भेजा था यूएसडी वो भी पड़ा हुआ था हमारे पास, बाकी और भी यूएसडी आए हुए थे, उन सबको उठा के हम खरीद लेंगे एयरक्राफ्ट्स। अब समझ आई बात कि हाउ द रेमिटेंसेस हेल्प बेटा? डन? डन हो गया बेटा। बेटा ये वाली चीज इंशाल्लाह हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाई कांट वी प्रिंट यूएसडी, ठीक है। इसका भी बहुत लंबा गेम है बेटा। देखो अब हर एक करेंसी की अपनी वैल्यू होती है, और रिजर्व जो होते हैं ना वो दो ही तरह से काउंट होते हैं। या तो किसी कंट्री के पास गोल्ड हो या फिर यूएसडी हो, क्योंकि यूएसडी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है आपकी, और वो डेफिनेटली हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात आ गई समझ में। अब ये इतनी लंबी चौड़ी हमने कहानी क्यों की? सिर्फ तुम्हें रेमिटेंसेस की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए भाई। तो ओवरसी पाकिस्तानी ने भर भर के रेमिटेंसेस भेजे। 4 बिलियन तो आपका सिर्फ मिडिल ईस्ट से आया था। $4 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोरोवर बेटा पाकिस्तान वाज गिवन सॉफ्ट टर्म लोन्स इन एज ऑफ $1.6 बिलियन एंड £1.5 बिलियन एंड देन 4.2 बिलियन मिलिट्री। सर जी ये क्या चल रहा है? इतने ज्यादा कहाँ से पैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? इसके बारे में मैं तुम्हें अभी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक आती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में और फॉरेन पॉलिसी में। अब होता क्या है बेटा, उस टाइम पे स्टार्ट होगी अफगान वॉर, और अफगान वॉर में भाई हमारे यूएसए को बहुत इंपॉर्टेंट नीड होगी पाकिस्तान की, ठीक है। तो वो पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई आप हमें सपोर्ट दे दो, आप हमें एक्सेस दे दो अफगानिस्तान में जाने का, बदले में आप हमसे ले लो बहुत सारे डॉलर्स, ठीक है। तो बस अभी इतना ही याद रखो कि अफगान वॉर की वजह से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बहुत सारे डॉलर शॉलर आते हैं बेटा, और उससे पाकिस्तान जो है वो काफी अमीर हो जाता है, और वो पैसा लगता है हमारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, खास तौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो भाई उस टाइम पे देखो पाकिस्तान की जो जीएनपी होती है वो 6.2% हो जाती है, जो कि बहुत मैसिव अमाउंट है बेटा। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो जिया साहब के हमारे सामने आ गए। डन? इसके बाद बेटा वी आर हैविंग इस्लामाइजेशन। अब इस्लामाइजेशन क्या है कि जिया साहब इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट्स एंड इस्लामाइजेशन, इस्लामिक रूल्स इन पाकिस्तान। अब सर ये इस्लामिक रूल्स क्या थे? अब जिया साहब क्यों चाहते थे कि वो इस्लामाइजेशन करें? सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बात समझा देता हूं कि जिया साहब इस्लामाइजेशन लाना क्यों चाहते थे, व्हाई जिया इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। The number one reason is to undo the image of Bhutto. You know that कि जुल्फिकार अली भुट्टो's time was quite western, socialist, जिसमें ड्रिंकिंग बार्स का ओपन होना, नाइट क्लब्स का ओपन होना, फैशन शोज का आम होना, ये सारी चीजें थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जिया साहब वांटेड टू रिमूव दैट वेस्टर्न इफेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, तो इसमें इस्लामिक तरीके होने चाहिए। नंबर टू, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जिया साहब अपनी पब्लिक एड्रेस में भी ये बात कह चुके हैं बेटा कि पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। हमने तो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया ना, रिमेंबर टू नेशन थ्योरी। पॉलिटिकल डिबेट तो थी नहीं, एक्चुअल तो रिलीजियस डिबेट थी, द टू नेशन थ्योरी विच वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद एंड लेटर ऑन फिर अलामा इकबाल, और फिर आपका पाकिस्तान मूवमेंट, लाहौर रेजोल्यूशन। तो उनका कहना था कि जब हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को लिया तो व्हाई नॉट इस्लाम हमारी क्यों बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ठीक है।
तो ये भी एक उनका मानना था। नंबर 3 इज दैट कि वेलफेयर सोसाइटी, ही वांटेड टू मेक पाकिस्तान अ ट्रूली इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, जहां पे वो चाहते थे कि हम गरीबों को जो है वो सपोर्ट करें, स्टेट सपोर्ट करे, जक़ात और उशर ऑर्डिनेंसेस हों, जक़ात प्रॉपरली ली जाए अमीरों से और गरीबों को दी जाए। तो भाई ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से जिया साहब इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में चाहते थे। अब इस्लामाइजेशन में सर हुआ क्या? जिया साहब ने भाई सीरीज ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट लगा दी बेटा। अब उसके अंदर होता क्या है कि भाई जो भी बंदा एडल्ट्री, जिना, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो 100 स्ट्राइप्स इन द पब्लिक। स्ट्राइप्स का मतलब होता है कोड़ा, वो जो बेल्ट होती है ना बेटा, उसका एक, उसका बड़ा भाई समझ लो, मोटा सा कोड़ा होता था, वो लगता था बंदे को, तबीयत उसकी टाइट हो जाती थी। 100 स्ट्राइप, नॉट सिंगल वन, 100 स्ट्राइप्स इन द पब्लिक। नंबर 2, थेफ्ट, चोरी करता पकड़ा जाएगा, कटिंग ऑफ द राइट हैंड। नंबर 3, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, 80 स्ट्राइप्स, अगर कोई ड्रिंकिंग करता पकड़ा गया, 80 स्ट्राइप्स, पब्लिक में कोड़े पड़ेंगे, बेल्टें पड़ेंगी। कज़फ और फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री, मतलब किसी बंदे ने किसी शरीफ इंसान, शरीफ औरत के ऊपर इल्जाम लगा दिया एडल्ट्री का, बहुत बड़े गुनाह का, और वो प्रूव नहीं कर पाया और बंदा झूठा साबित हुआ, तो बेटा उसकी भी मार पिटाई होगी, 80 स्ट्राइप्स इन द पब्लिक उसको लगाए जाएंगे। ब्लास्फेमी लॉ, मतलब जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बात की बेटा, तो उसको हैवी फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस हो सकती है। ठीक है। इसके बाद जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंसेस। जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या है बेटा? जक़ात इज ओवर द वेल्थ, उशर इज अ लैंड टैक्स जो एग्रीकल्चर के ऊपर लगता है बेटा। ठीक है। तो जिया साहब ने ये सिस्टम बनाया था कि ऑन एवरी फर्स्ट रमदान जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट से 2.5% जो जक़ात है वो कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ऑन एवरी फर्स्ट रमजान, और वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसके बाद उशर ऑर्डिनेंसेस में 5% टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। जो एग्रीकल्चर होगा उसकी जो अमाउंट होगी क्रॉप की, उसका 5% जो है वो देना पड़ेगा जो गरीबों पे खर्च होगा। अब जिया साहब की इस्लामाइजेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को जो है आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा ना लोगों ने अपोज भी किया, खासतौर पे वो लोग जो लिबरल टाइप के थे। फिर यूएन की तरफ से एक इंटरव्यू था जिस पे जिया साहब से वो एक खातून पूछ रही थी, मैं इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर द क्लास, आप वो देखिएगा, कि जिसमें एक जिया साहब से वो पूछती हैं खातून के भाई ये जो इस्लामिक पनिशमेंट्स है जो आप कह रहे हैं ये तो बहुत बारबैरिक है, इनह्यूमन है, बहुत जुल्म है। तो जिया साहब कहते हैं कि भाई अगर हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, हमें अब हमें अगर अपनी सोसाइटी को सही से चलाना है और उसमें क्राइम खत्म करना है, इनजस्टिस खत्म करनी है, तो हमें इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। अगर हम सजा नहीं देंगे तो लोग सुधरेंगे कैसे? और ये बात बिल्कुल ठीक है जिया साहब की, और ये सारी चीजें जिया साहब ने स्टार्ट की, और इसका बहुत अच्छा आउटकम रहा। रमजान के अंदर होटल्स वर नॉट अलाउड टू ओपन। अगर कोई दिख गया रोड पे खाने पीना करता हुआ, अगर वो हट्टा कट्टा आदमी है, कोई बीमार नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं है, और खाता हुआ दिख गया, उसको पकड़ के उसकी कुट लगती थी बेटा। ठीक है। तो ये सारे काम किए जिया साहब ने इस्लामाइजेशन के अंदर, एंड दिस इज हाउ द जियास पॉपुलैरिटी बूस्टेड इन पाकिस्तान बेटा। बहुत ज्यादा जिया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई बेटा, और एक नारा बड़ा कॉमन हो गया, मर्दे मोमिन मर्दे हक जियाउल हक जियाउल हक। और जियाउल हक को क्या पॉपुलैरिटी बढ़ी जियाउल हक साहब की। इसके बाद जिया साहब के आते हैं सोशल रिफॉर्म्स बेटा। व्हाट ही डिड इन द सोशल रिफॉर्म्स, नंबर 1, प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टीवी स्टार्टेड टू प्रमोट अरबिक लैंग्वेज बेटा। अरबिक लैंग्वेज को काफी प्रमोट किया गया जिया साहब की तरफ से। अरबिक चैनल्स, टीचिंग ऑफ इस्लामियात एंड पाक स्टडीज बिकम कंपलसरी। जिया साहब ने कहा कि भाई ये दोनों चीजें कंपलसरी होंगी। ठीक है, क्योंकि देखो इस्लामियात जो है वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इट्स आवर रिलीजन, दूसरा पाकिस्तान हमारी कंट्री है, इसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स विल बी गिवन टू कुरान मेमोराइजर्स इन सिविल सर्विसेज, अलग से उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया। इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग वॉज रिप्लेस्ड विद द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग बैंकिंग। क्या मतलब हुआ इसका? वॉट इज दिस इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग एंड वॉट इज दिस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग बैंकिंग? देखो मेरा बच्चा, इंटरेस्ट क्यों मना होता है? इंटरेस्ट इस वजह से मना होता है कि ऐसी इनकम मेरा बच्चा जिसमें एक साइड का फायदा ही फायदा हो और दूसरे साइड का नुकसान ही नुकसान हो। इस्लाम ऐसी अर्निंग को डिस्करेज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
एक बंदा है, परेशान है बेटा, वो बैंक जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने बैंक से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए लोन चाहिए क्योंकि आई एम इन अ वेरी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक ने उसको 1 लाख रुपए दिया और उससे कहा कि भाई तुम 1 लाख रुपए जब वापस करोगे तो तुम्हें 1,10,000 वापस करोगे, ठीक है, या 1,15,000 वापस करोगे। अब बेटा वो तो वैसे ही इतना बेचारा परेशान था, उसके लिए 1 लाख रुपए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब उससे आपने 10,000 और लिए, एंड 10,000 जो एडिशनल अमाउंट है वो इंटरेस्ट है, रिबा है, जो कि हराम है बेटा, प्योरली। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि बैंक का हर एंगल से फायदा ही फायदा। बैंक के पास तो 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, उस पे उन्होंने 10,000 और कमा लिए। लेकिन जो बंदा था सामने, उसका तो नुकसान ही नुकसान है ना, किसी भी एंगल से फायदा नहीं, वो और उल्टा पैसे दे रहे। तो इस तरह की चीजें मनाए। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का मतलब ये कि हाँ, आपने किसी काम में इन्वेस्ट किया, आपने पैसा रखवाया, बैंक ने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ तो आपका भी प्रॉफिट, बैंक का भी प्रॉफिट, नुकसान हुआ तो बैंक का भी नुकसान, आपका भी नुकसान। तो ऐसी इनकम जिसमें दोनों के चांसेस हो, फायदे की भी और नुकसान की भी, तो इस चीज से इस्लाम जो है वो नहीं रोकता, इस तरह की इनकम से नहीं रोकता जिसमें दोनों के चांसेस हो। ठीक है भाई। चलो, अब इससे ज्यादा तो उलमा करामी आपको बेहतर बता सकते हैं इन डेप्थ। जो कुछ था ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। तो जिया साहब ने ये काम किया बेटा। नंबर 2, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाज क्रिएटेड। अच्छा, अब मेरी बात समझना कि फेडरल शरिया कोर्ट एंड मजलिस शूरा, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब जरा हम इस चीज को बहुत इजीएस्ट तरीके से समझेंगे कि भाई ये दोनों चीजें क्या सेम होती हैं। इसमें बच्चा गलती करता है, देखो। और बच्चा गलती क्या करता है कि वो उन दोनों चीजों को मिक्सअप कर देता है। चलो मैं यहां पर तुम लोगों को लिखवा देता हूं। आ जाते हैं इस डॉक्यूमेंट पे ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ये दोनों चीजें जिया साहब के टाइम पे आती हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। और इस टेबल में यहां पर हम लिखते हैं जिया साहब की फेडरल शरिया कोर्ट एंड मजलिस शूरा। फेडरल शरिया कोर्ट एंड हियर वी आर राइटिंग मजलिस शूरा, मजलिस शूरा। ठीक है। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्सअप मत करना। दे बोथ कैन नॉट बी कंसिडर एज अ सेम। क्योंकि फेडरल शरिया क्या है बेटा, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या मतलब है सर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का? कि बट मतलब बेटा ये एक जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट है। नाम में आ रहा है ना, फेडरल शरिया कोर्ट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट वॉज अ कोर्ट, जिसको हम कहेंगे जुडिशियल बॉडी। ठीक है। बट जो मजलिस शूरा है वो क्या है बेटा, इट वॉज एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। इट वॉज अ एडवाइजरी बॉडी, इट वॉज एडवाइजरी बॉडी, नॉट अ कोर्ट। तो दोनों चीजें सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई ये कब बनी थी। देखो बेटा, जो फेडरल शरिया कोर्ट थी, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जिया इन 1980। इंट्रोड्यूस्ड बाय जिया इन 1980। ठीक है। जबकि जो आपकी मजलिस शूरा है वो बनती है 1981 में, इंट्रोड्यूस्ड इन 1981। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। इसके बाद बेटा अब इसके मेन टास्क पे आते हैं। जो फेडरल शरिया कोर्ट है उसका मेन काम ये था कि चेक वेदर लॉज ऑफ पाकिस्तान वर अकॉर्डिंग टू इस्लाम। कि मतलब जो भी पाकिस्तान के लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखना कि भाई ये चीज जो है वो शरीयत के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है। इफ अ लॉ वॉज फाउंड अन इस्लामिक, अगर कोई भी ऐसा लॉ पाया गया जो इस्लामिक नहीं है या कॉन्ट्रडिक्ट है या क्लैश कर रहा है इस्लामिक वैल्यू के साथ, शरीयत के साथ बेटा, तो क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो फेडरल शरिया कोर्ट है उसमें चेंजेस कर सकती है और उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, पर्पस क्या है बेटा, टू चेक द लॉज दैट ईदर ऑल दोज आर अकॉर्डिंग टू शरिया और नॉट। If any law found against of Sharia will be cancelled or amend। ठीक है। उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा। ये था भाई मेन पर्पस था आपके फेडरल शरिया कोड का। लेकिन जो मजलिस शूरा थी बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ काम था एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है नो रियल पावर, सिर्फ आप एडवाइज कर सकते हैं। द मेन पर्पस वॉज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है। To advise the president only
अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट्स। ठीक है, एडवाइस करना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इश्यूज भी कह सकते हो या लॉ मेकिंग भी कह सकते हो, नेशनल इश्यूज और लॉ मेकिंग। ठीक है, कोई रियल पावर नहीं होगी, सिर्फ एडवाइजरी। अच्छा, एडवाइजरी में कौन कौन लोग होंगे बेटा? एडवाइजरी में आपके पास हो सकते हैं बेटा रिलीजियस स्कॉलर्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स या लीगल एक्सपर्ट्स, ठीक है, आपके इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ठीक है, प्रोफेशनल्स, आपके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ही मजलिस शूरा में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर्स उसके अंदर होंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम कह सकते हैं इट हैड लीगल पावर्स, इट डिड नॉट हैव एनी लीगल पावर। तो भाई फेडरल शरिया कोर्ट के पास एक ऑथेंटिक और लीगल पावर थी, और जबकि मजलिस शूरा के पास पावर नहीं थी बेटा। ठीक है जी, तो मुझे बताओ कि क्या इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमने थोड़ा सा पॉज लिया इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि यहां पर आ गया था द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और यहाँ फेडरल शरिया कोर्ट, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। देन जया साहब ने चार दीवारी पर्दा सिस्टम स्टार्ट किया था। सर व्हाट इज चार दीवारी पर्दा सिस्टम? बेटा चार दीवारी पर्दा सिस्टम ये कहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज द हाउस, दिस द होम, विद इन द फोर वॉल्स वो रहे। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, जैसे कि हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई, अब बच्चों के लिए तो कमाना है बेटा, तो वो बाहर जा सकती हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट पर्दा फॉलो करेंगी। और स्ट्रिक्ट पर्दा से मुराद के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। और साथ ही साथ जिया साहब ने वो मीडिया सेंसरशिप लगा दी थी। मीडिया सेंसरशिप का मतलब पता है क्या था? कि स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था ड्रामा मेकिंग इंडस्ट्री को कि कोई ऐसा वल्गर सीन नहीं दिखाया जाएगा, और ना ही कोई ऐसे ड्रामास बनाए जाएंगे। इवन दो न्यूज़ एंकर जो थी उनको भी कहा गया था कि भाई आपने जो है वो दुपट्टा ओढ़ के आना है, बगैर दुपट्टे के अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये जिया साहब के थे भाई सोशल रिफॉर्म्स, और इसको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। ऑन द अदर हैंड अगेन द लिबरल्स, द फेमिनिस्ट, दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ जियाज इंटरेस्ट, मतलब जिया के जो अटेम्प्ट्स थे उसके अगेंस्ट थे। ठीक है बेटा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, जिया वॉज हैविंग ऑल द पावर्स बेटा। कौन पंगा ले सकता है जिया साहब से उस वक्त? ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बेटा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में आपके पास आता है बेटा ये चीज, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस बेटा। ठीक है, अब देखो इसको समझना कि ये चीज क्या है हमारे पास, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस। देखो बेटा एक तरीके का ये टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है जो कि मिलिट्री रूल ने इशू की थी, क्योंकि आपको पता है को प्लान हुआ था और उसके अंदर मार्शल लॉ मत लगी थी, और फिर भुट्टो साहब को फारिग किया गया था। तो पीसीओ के अंदर ये था कि बेटा सबसे पहले तो जो जजेस थे, ठीक है, ध्यान से समझना, कि जो आपके कोर्ट्स के जजेस थे उनको कहा गया कि भाई वो न्यू ओथ लेंगे। न्यू ओथ का मतलब क्या होता है? हल्फ लेंगे। ठीक है, दोबारा से हल्फ लेंगे अंडर द पीसीओ। पीसीओ क्या है? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस बेटा। ठीक है, जिन जजेस ने कहा कि नहीं भाई हम दोबारा से ओथ लेने के लिए रेडी नहीं है, तो बेटा उनको सीधा सीधा कर दिया गया फारिग। ठीक है, अब ये पीसीओ कहता क्या था, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि जो कोर्ट्स हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते मार्शल लॉ को, मतलब उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, मिलिट्री रूल के खिलाफ कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक तरीके से जुडिशरी को यहां पर बाउंड कर दिया गया था बेटा। नंबर टू, ऑर्डर्स टू द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मतलब है इसका? कि देखो जो आपकी फेडरल मतलब जो आपकी कोर्ट सिस्टम्स होंगे, जो आपकी कोर्ट्स होंगी सॉरी, वो किसी भी किस्म के ऑर्डर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जिया साहब को नहीं दे सकते हैं। तो मतलब बेटा आप समझ ही गए एक तरीके से कि जुडिशरी को बाउंड कर दिया गया। जुडिशरी कोई चीज चैलेंज नहीं कर सकती मिलिट्री रूल की, ना ही कोई ऑर्डर दे सकती है। तो बेटा फिर रहा क्या जुडिशरी के हाथ में? ठीक है जी, अब जिया साहब ने ये किया क्यों? सीधी सी बात है, टू कंट्रोल द जुडिशरी और मिलिट्री रूल को लीगलाइज करने के लिए बेटा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आप पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस को कभी भी इग्नोर आप नहीं करेंगे। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन है।
प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक टेम्परेरी चीज है, टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगाई गई है। बाद में आपको पता है पीसीओ जैसी चीज मुशर्रफ ने भी यूज की थी आगे, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा, जिया साहब ने करा दिया रेफरेंडम इन 1948। अच्छा, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिया साहब केम इन पावर फॉर जस्ट 90 डेज, और जिया साहब ने प्रॉमिस किया था आतिश साहब कि भाई देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 90 डेज के लिए आया हूँ, 90 डेज बाद मैं अच्छे से इलेक्शन कराऊंगा, जो पार्टी जीतेगी इलेक्शन में भाई देखो मैं उसको पावर ट्रांसफर करूंगा, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट एज सच तुम्हारी पॉलिटिक्स में है नहीं। एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मेरा बच्चा वो 90 डेज चेंज हो गए जिया के 11 ईयर्स रूल में। ठीक है जी, क्या हो गए? 11 ईयर रूल में। अच्छा, हम इनको केयर टेकर पीएम नहीं कह सकते, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इटसेल्फ बहुत बड़ा वर्ड है भाई, केयर टेकर पीएम तो बहुत छोटा वर्ड है उसके सामने। ठीक है, देखो मैं इसको आसान करता हूँ माजिन, जो तुमने कहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जिया साहब ने कहा देखो मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूँ क्योंकि हालात बहुत खराब थे, तो मैं इस वक्त तक मैनेज कर रहा हूँ टेम्पररी, मैं इलेक्शन कराऊंगा 90 डेज के अंदर, जो पार्टी जीतेगी उसको पावर दूंगा और मैं चला जाऊंगा। अब वो 90 डेज तो चेंज हो गए 11 ईयर्स में ना, क्योंकि जिया साहब ने करा लिया रेफरेंडम। और रेफरेंडम क्या होता है, चलो यहां पर मैं तुम्हें थोड़ी सी और एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अब तुम में से कोई बच्चे समझेंगे सर ये इलेक्शंस होते हैं क्या रेफरेंडम? नो बेटा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड इलेक्शंस। इलेक्शंस में, वोटिंग में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, जो तुम्हें अच्छी लगती है तुम उसके लिए वोट दोगे। बट इन रेफरेंडम मेरा बच्चा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके यस और नो, ये होते हैं बस जवाब। आपने या तो यस को वोट देना है या तो नो को वोट देना है। ठीक है, दो ही ऑप्शंस होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, और ये भी इलेक्शन की तरह ही, मतलब तरीकेकार सेम है कि आप जाओगे, आप यस और नो पे स्टैंप लगाओगे, बैलेट बॉक्स में डालोगे, बस ये दो चीजें होंगी, इसके अलावा तीसरा कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब जिया साहब ने नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन भी करवाए, और उससे पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसके अंदर लोगों से किस तरह वोट लिए ये जरा समझना बेटा। जिया साहब ने कहा भाई इफ यू वांट इस्लामाइजेशन देन वोट फॉर जिया। अब देखो ये ना एक ऐसी चीज है बेटा कि जिससे आप लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो और लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो आपको वोट दें। देखो यार, अगर कोई भी बंदा ऐसे कहता है, अगर हमारे सामने कोई भी XYZ पॉलिटिशियन आता है और जो हमें ऐसा सिंपल ये कह दे कि भाई यू ऑल वांट इस्लामाइजेशन, तुम चाहते हो इस्लामिक कानून होने चाहिए, तुम चाहते हो कि इस्लामिक पनिशमेंट होनी चाहिए, हम बोलेंगे जी यार बिल्कुल चाहते हैं, हम तो चाहते ही यही है। तो क्या क्या, बस तुम अगर ये चाहते हो ना, तुम बस मुझे वोट दे दो, मैं ये सारी चीजें कर दूंगा, तो भाई आवाम उसको पागलों की तरह वोट देगी, डेफिनेटली। ठीक है, तो इसी तरीके से जिया साहब ने भी इस रिलीजियस टच को यूज किया कि इफ यू वांट इस्लामाइजेशन देन वोट फॉर जिया, एंड पीपल रेडी फॉर दैट, और जिया साहब आराम से इलेक्शन जीत गए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने इस चीज को बहुत अपोज किया, उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ यार, ये तो आपने बहुत ही अजीब तरीके से वोट ले लिए लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट करके। ठीक है भाई, लेकिन फिर जिया साहब को क्या आपको पता है कि नोबडी कैन चैलेंज हिम। इसके बाद 1985 में जिया साहब ने इलेक्शन रखवाए फॉर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस थे सर। नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस क्या होते हैं मेरा बच्चा? वो इलेक्शन जिसमें पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। और उसमें जिया साहब ने भाई एक बंदे को क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट वाज मोहम्मद खान जुनेजो। ठीक है, मोहम्मद खान जुनेजो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही साथ भाई एक बंदे का पॉलिटिकल करियर तो यहां पर स्टार्ट हो गया, एंड दैट वाज नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर वाज मेड बाय जिया। वैसे तो अल्लाह पाक करने वाले हैं सारी चीजें, लेकिन जिया साहब उसका जरिया बने, बड़ा इंपॉर्टेंट। जिया साहब ने इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लगाया बेटा, वहां से इनका पॉलिटिकल करियर बनना शुरू हुआ। ठीक है, अब उस पर भी मैं तुम लोग को बड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि जिया का नवाज शरीफ को प्रमोट करना, उसके पीछे क्या रीजन था, वाई जिया प्रोमोटेड नवाज शरीफ सो मच, नॉट ऑर्डिनरी बेटा, सो मच। तो नवाज शरीफ और जिया की क्या कोई दोस्ती थी, या क्या रीजन था, मैं पूरा डिटेल में तुम लोग को समझाऊंगा, 7 मार्क का क्वेश्चन। अभी सिर्फ इतना समझो कि भाई नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा भाई उनके तो मजे आ गए, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ जिया साहब ने कर दिया एक बहुत बड़ा पावरफुल काम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट वाज 8th अमेंडमेंट, आर्टिकल 58 टू बी। दिस यू कैन से कि दिस वाज अ मैसिव पावर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में सबसे बड़ी पावर आ गई कि वो जिस वक्त चाहे बेटा
इमरजेंसी पावर को यूज करते हुए प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इज टोटली इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द स्टेट अफेयर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर से स्टेट अफेयर्स मैनेज नहीं हो रहे तो भाई उसकी फौरन फौरन छुट्टी की जा सकती है। सो दिस वाज एट्थ अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जनरल Ziaul Haq took all the major powers in the hand of him.